बच्चे कल्लू कुमार की ऊनाकोटी चैप्टर का नाम है। कल्लू यहाँ एक पर्सन का नाम है और कुम्हार का मतलब होता है जो घड़े बनाता है, यानी कि जो मिट्टी से चीज़ें बनाए। क्लियर। और ऊनाकोटी, एक्चुअली ऊनाकोटी एक जगह का नाम है, लेकिन ऊनाकोटी जगह का नाम कैसे पड़ा उसके पीछे भी एक कहानी है कल्लू कुमार की, वो लेसन में आपको समझ ही आ जाएगा। बाकी वैसे ऊनाकोटी का मतलब होता है 1 करोड़ में एक कम, अगर हम काउंटिंग में ले तो। ठीक। बाकी ये नाम ऐसा क्यों पड़ा, आप चैप्टर ख़त्म करेंगे आपको क्लियर हो ही जाएगा। जी हाँ, ठीक। ध्वनि में यह अद्भुत गुण है कि एक ही क्षण में वह अपने आप को किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा देती है। ऐसा इसलिए कहा गया है। अब लेखक कह रहे हैं, जब उन्होंने चैप्टर की स्टार्टिंग की है वो थोड़ा सा अपने लाइफ के बारे में थोड़ा बता रहे हैं कि वो कैसे उनकी दिनचर्या शुरू होती है, क्या है एक्चुअल में वो एक कैसे पर्सन है। मतलब होता है ना कि आजकल यूट्यूबर्स हैं, जैसे आपको हर टूरिस्ट प्लेस के बारे में दिखाते हैं, तो एक तरह से लेखक वैसा ही है, वो हर जगह जा कर के पिक्चराइज करते हैं लोगों को बताने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि जो ध्वनि आवाज़ होती है उसके अंदर एक खासियत होती है कि वो आपको एक क्षण में कहीं और पहुंचा देती है। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, आपको कहीं से आवाज़ आएगी तो आपका ध्यान तुरंत वहाँ चला जाएगा। यही हुई ना बात। वो कह रहे कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो सुबह 4 बजे उठें और फिर 5 बजे तैयार हो जाएं, फिर किसी लोधी गार्डन, अब लोधी गार्डन इसलिए कहा गया बिकॉज जहाँ वो रहते होंगे उनके घर के पास लोधी गार्डन होगा, तो गार्डन में पहुंचकर जो भी मकबरे या मेम साहबों की सोहबत में, सोहबत मतलब होता है संगति, कंपनी, मतलब जो भी मकबरे हैं वहाँ मीन्स जो मस्जिद वगैरह हैं वहाँ पहुँच करके लंबी सैर पर निकल जाएं, मतलब अर्ली मॉर्निंग उठें, ये सब उनकी दिनचर्या हो। वो बोलते हैं मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ, मैं आम तौर पर जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय कब होता है, लगभग 6 या 6:30 अराउंड, है ना, तो तब मैं उठता हूँ, चाय भी खुद बनाता हूँ, चाय और अखबार लेकर के एक लंबी अलसाई सुबह का आनंद लेता हूँ। अब इन्होंने सुबह को अलसाई क्यों कहा है, आलसी। यस, वैसे वो पर्सन आलसी नहीं है, अगर आलसी होता तो 6:30 बजे नहीं उठता, है ना। जब हम न्यूज़पेपर, अक्सर लोगों की आदत होती है, ज़्यादातर बड़े लोगों की, बच्चे तो ऐसा नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सुबह जब चाय का कप लेते हैं, अखबार लेकर बैठते हैं, तो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। इट मीन्स रिलैक्सेशन के लिए, है ना। फिर वो बोल रहे हैं कि अक्सर अखबारों की कोई खबरों पर मेरा ध्यान नहीं होता, मतलब वो न्यूज़पेपर क्या पढ़ रहे हैं, डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं लेखक, हेडिंग पढ़ ली, जो उन्हें इंटरेस्ट आया पढ़ लिया, ठीक है, जैसे बस उन्होंने एक तरह से टाइम पास करना है उसके साथ। क्लियर। एक्चुअल में वो कह रहे हैं कि वो केवल अखबार इसलिए पढ़ते हैं कि दिमाग को कटी पतंग की तरह यूँ ही हवा में तैरने देने का एक बहाना है, मतलब कि उनका माइंड एक तरह से खबरें पढ़ेगा, न्यूज़, हमको ज्ञान मिलेगा थोड़ा बहुत, तो हम इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा बेफालतू की चीज़ों में, तो हम थोड़ा सा ध्यान हमारा एक ज्ञान की तरफ जाएगा। स्टेबल करना चाहते हैं वो अपने माइंड को। फिर है, और इससे उनको क्या मिलती है, एक एनर्जी मिल जाती है, उनका पूरा दिन ऊर्जादायी हो जाता है। क्लियर। फिर है, अगर हम उठें, इधर पढ़ें उधर पढ़ें, बेड पे सो जाएं, तो हमारा कैसा होगा दिन, हमारे अंदर एनर्जी तो आएगी नहीं, आलस और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो अगर हम ऐसा काम करते हैं तो हम एक्टिव हो जाते हैं। वो कह रहा है कि मेरा ऐसा दृढ़, यानी कि मजबूत विश्वास है कि शायद इससे मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है। मीन्स जब इंसान अपनी दिनचर्या के बाद बाहर जाता है, ऑफिस गया या काम पर गया, तो 4 लोग मिलते हैं, वहाँ अगर कोई बात छिड़ गई कोई भी टॉपिक पर, तो अगर मुझे नॉलेज होगी तो ही मैं उनके साथ बीच में, मतलब कि हम उनकी कंपनी दे पाएंगे ना। अगर हमें कोई ज्ञान ही नहीं है दुनिया भर में चल क्या रहा है, तो हमें पता क्या होगा, वो बोलते जाएंगे, हम खाली सुनने वाले होंगे। ठीक है, तो इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना उनके लिए ज़रूरी है, ताकि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर सकें। ठीक। फिर एक और ऐसी दुनिया का सामना करने का जिसका कोई सिर या पैर समझने में मैं अब खुद को असमर्थ पाता हूँ। यानी कि कई बार तो ऐसा होता है कि दुनिया में ऐसे कई लोग मिलते हैं जो बिना सर पैर की भी बातें करते हैं, यानी कि बकवास बेफालतू की, जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक। तो अब वो कह रहे हैं कि ऐसे काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन उनको केवल वही चीज़ें अच्छी लगती हैं जो कि ज्ञान से रिलेटेड होती हैं। समझ में आया। अब उन्होंने अपनी पूरी दिनचर्या के बारे में बताया था। अब वो कह रहे हैं कि अभी हाल ही में,
मतलब वो एकदम शांतिपूर्ण दिनचर्या के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो अचानक से खलल पड़ जाता है, यानी कि बीच में एक मुसीबत आ जाती है। क्या? वो जैसे ही जागते हैं एक कान फाड़ू आवाज़, यानी कि एकदम धमाकेदार, जो उनके कान फट जाएं ऐसी आवाज़। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कहीं तोप किसी ने चला दी हो या बम फटा हो। अब वो एग्जांपल दे रहे हैं कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश या सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं छूट गया। एकदम तेज़ आवाज़ आई उन्हें। बच्चे, सद्दाम हुसैन यानी कि पाकिस्तान का वो ISI वाला हो गया, जॉर्ज बुश अमेरिका का आई थिंक। तो खुदा का शुक्र है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब वो ये कह रहे हैं जो उनको तेज़ आवाज़ सुनाई दी किसी बम फटने की आवाज़ नहीं थी। एक्चुअल में तो ये क्या थी आवाज़? स्वर्ग में चल रहा देवताओं का खेल था। मीन्स बिजली कड़क रही थी। यस, जिसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गर्जन के रूप में उनको देखने को मिल रही थी। ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं कि जैसे उन्होंने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो पूरा बादल, आकाश जो था वो बादलों से भरा हुआ था, और जो सेनापतियों द्वारा त्यागे गए। अब सेनापति क्यों कहा गया है? मान लो कि जो बादल है ना, उनके ऊपर किसी का मतलब वो किसी के अंडर में नहीं है, मतलब कि उनके जो सेनापति हैं वो उनसे भागे गए हैं, मतलब उनके द्वारा छोड़ दिए गए हैं। वो इधर उधर बादल जो हैं, बादल इधर उधर जा रहे हैं और आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। जब टकराएंगे तो क्या होगा? गड़गड़ाहट होगी, बारिश होगी। तो एकदम बिजली सी चमकी, तड़ित, और जाड़े की अल सुबह का ठंडा भूरा आकाश भी था। यानी कि जाड़े कहा जाता है, जाड़ा मतलब ठंड, भयंकर ठंड, और उसकी जो अल सुबह यानी कि एकदम सुबह सुबह तड़के, तो एकदम वहाँ का जो आकाश था ऐसे भरा हुआ था। प्रकृति के तांडव को, नेचर का जो तांडव है, तांडव यानी कि जब बारिश तेज आए, बादल गड़गड़ाएं, बिजली चमके, तो ऐसा लग रहा था कि प्रकृति अब तांडव करने वाली है, ऐसा सीन उनको प्रतीत हो रहा था। और इस पूरे आवाज़ की वजह से, गर्जन और तर्जन, बिजली की आवाज़ और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें 3 साल पहले अपनी एक जर्नी याद आ गई, जो कि त्रिपुरा में जब वो ऊनाकोटी में गए थे, तो उस एक शाम के बारे में उन्हें याद आ चुका है। ठीक है। अब वो जो एक शाम उन्हें याद आती है वो है बात दिसंबर 1999 की, जो ऑन द रोड शीर्षक, मतलब एक टीवी शो था जिसका नाम था ऑन द रोड, उसका टाइटल था, जो कि 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने का सिलसिला था। 3 खंड यानी कि उसके 3 पार्ट बनने होंगे, उसके बारे में था। तो उसके सिलसिले में वो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में गए थे, और इसके पीछे जाने के लिए उनकी जो, मतलब वहाँ तक उनका जो पहुँचने का रास्ता था वो था राष्ट्रीय राजमार्ग 44, जैसे कि नेशनल हाईवे। आज आप सफ़र करते हैं ना, बाय रोड आते हैं ना, तो नेशनल हाईवे 44 से उन्होंने उसकी यात्रा की और त्रिपुरा तक पहुँचा। यस। फिर है त्रिपुरा की विकास संबंधी, यानी कि वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, उन सब की जानकारी वो देना, उसमें उन्होंने उस टीवी सीरियल में त्रिपुरा कितना प्रोग्रेस कर रहा है वो सब के बारे में जानकारी देनी थी। अब वो बता रहे हैं कि त्रिपुरा जो है भारत के जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे नागालैंड, ये सब, मिज़ोरम, ये सब है ना, तो उन छोटे राज्यों में से एक है ये। फिर है 34% से ज़्यादा इसकी जो जनसंख्या वृद्धि खासी ऊंची है। मीन्स 34% जो उनकी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसका रीज़न क्या है वो हम पढ़ेंगे। वो कह रहे हैं कि ये 3 साइड से, तो त्रिपुरा 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और इसका जो बाकी का हिस्सा है, शेष जो हिस्सा है, वो भारत के साथ इसका जुड़ाव कहाँ से है? उत्तर पूर्वी सीमा से, मिज़ोरम से और आसाम से जुड़ा हुआ है। और फिर सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूम, कैलाश नगर, ये सब त्रिपुरा के मेन उन्होंने शहरों के नाम बताए हैं, जो कि बांग्लादेश की सीमा के बहुत एकदम करीब हैं। जो हमने बोला कि ना 3 साइड से जुड़ा हुआ है, तो ये सारे उसमें शहर आते होंगे। वो कह रहे हैं कि अगरतला की जो सीमा चौकी है, इससे महज केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और बांग्लादेश से लोगों का अवैध आवक, हम बोलते हैं ना कि पाकिस्तान से जब इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं वो बॉर्डर के रास्ते आ जाते हैं लोग, तो ऐसे ही बांग्लादेश से त्रिपुरा में अवैध, मतलब कि बॉर्डर से वो लोग वहाँ से आर पार इजीली आ रहे हैं, अवैध तरीके से आवक यानी कि आना चालू है। और फिर यहाँ की जो सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है, यानी कि यहाँ के समाज के लोग उनको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं।
यहाँ की जो असाधारण जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा मेन कारण ही यही है कि बांग्लादेश से लोग यहाँ कंटिन्यू आ रहे हैं। फिर है असम और पश्चिम बंगाल से भी यहाँ के लोग जो हैं वो मतलब कि उन्होंने भी यहाँ पर आकर बसना शुरू कर दिया है। प्रवास का मतलब रहना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर वो कह रहे हैं कि बाहरी लोगों की भारी आवक की वजह से, बाहर से ज़्यादा लोगों के आने की वजह से, तो यहाँ की जनसंख्या का संतुलन जो है वो धीरे धीरे बिगड़ रहा है, बढ़ता जा रहा है और आदिवासियों के खिलाफ ला खड़ा किया है। अब यहाँ के जो आदिवासी मीन्स ट्राइब्स हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल का कारण बन गया है, क्योंकि उनके अंदर जो असंतोष पैदा हो गया है, क्योंकि बाहर के लोग आएंगे तो उन पर इफ़ेक्ट पड़ता होगा। ये उनका मेन रीज़न है अशांति का। क्लियर। अब वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने शूटिंग शुरू की तो पहले 3 दिन तो उन्होंने अगरतला के आसपास की ही शूटिंग की। और जो अगरतला है ज़्यादातर किस चीज़ से फेमस था? महलों और मंदिरों के शहर में जाना जाता था। जैसे कि आज के समय में आप राजस्थान में जाते हैं, है ना, 2-3 शहर हैं उसके जो कि महल से बहुत फेमस हैं। उज्जैन महल अगरतला का सबसे मुख्य महल है। और अब वहाँ पर अब उस महल को देखिए, अब तक अगर महल होते हैं तो वो टूरिस्ट प्लेस बन जाते हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उस महल को उन्होंने विधानसभा, वहाँ की जो विधानसभा बैठती है, मतलब वो जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी सभाएं होती हैं, अब वो उसी महल में होती हैं, तो ये टूरिस्ट प्लेस तो नहीं होगा अभी। राजाओं से आम जनता को हुए सत्ता हस्तांतरण, यानी कि पहले जब इन महलों पर राजाओं का शासन था, जब उन्होंने इसे आम जनता को सौंप दिया, हस्तांतरण करना यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया, तो यह महल अब नाटकीय रूप में प्रतीकित करता है। मीन्स अभी एक तरह से हमें उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, एक नाटकीय रूप में। मतलब पहले राजाओं के हाथ में था, वह आम जनता के हाथ में आ गया और आम जनता से भी पॉलिटिक्स के हाथ में आ गया। क्लियर। गवर्नमेंट के हाथ में है। और इसकी खास बात क्या है बच्चे? इसे भारत के सबसे सफल शासक वंशों में से एक माना जाता है। ऐसा क्यों कहा है? एक होता है ना वंशज चले आ रहे हैं, तो जिस वंश से चला आ रहा था, तो क्रमिक का मतलब है माणकीय वंश एक ऐसा वंश था उस समय में जो कि उसकी 183 पीढ़ियाँ, समझ में आया? मतलब बच्चों के बच्चों के बच्चे ऐसे 183 लगातार वही वंशज, माणकीय वंशज ही उस पर राज कर रहे थे। किसी और ने उसके यानी कि अंग्रेज़ों ने उस पर आकर के मतलब उसको अपने अंडर में नहीं कर पाए होंगे, उन्हीं का ही वंश चल रहा था। यस, क्रमिक लिखा है ना, क्रमिक राजाओं वाले। यस, त्रिपुरा के माणकीय वंश का दुखद अंत कहेंगे, मतलब बाद में इसका अंत हो गया, क्योंकि बाद में वो सब राजा वाला सिस्टम ही ख़त्म हो गया था, आम जनता के पास चला गया था। फिर है त्रिपुरा से जो बाहर लगातार जो लोग आते रहते हैं, उससे काफ़ी समस्याएं पैदा तो हो ही रही हैं, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रहा है वहाँ का। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से ये जो राज्य है वो बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है। मतलब यहाँ पर अगर बाहर से लोग आएंगे तो धर्म, अलग अलग धर्म के लोग होंगे, तो उस चीज़ का भी ये उदाहरण बन गया। जैसे कि हमारा इंडिया भी इसी से फेमस है, हर तरह के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं, है ना। फिर है त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियाँ हैं, मीन्स ट्राइब्स हैं, उनकी मेन 19। और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। 4 धर्म कौन से हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आई थिंक जो है ना, तो उन सब का वहाँ पर आपको मिलेगा। अगरतला के जो बाहरी हिस्से हैं उसका पहचान थल एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बौद्ध मंदिर देखा। जब उन्होंने उसके बारे में पूछा तो बताया क्या गया कि वो जो 19 ट्राइब्स हैं ना, उसमें से 2 जिनका नाम है चकमा और मुघ महायानी, वो बौद्ध हैं। मतलब 19 ट्राइब्स में से 2 जो हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। और ये कबीले जो हैं वो त्रिपुरा में बर्मा या म्यांमार से चटगांव के रास्ते आए थे। बर्मा और म्यांमार इंडिया से बाहर है ना, दूसरे देश हैं, तो उस तरफ से वो लोग चटगांव के रास्ते से यहाँ आकर बस गए थे और उन्होंने ही यहाँ पर बौद्ध धर्म की स्थापना की। एक्चुअल में वो ये कह रहे हैं इस मंदिर के अंदर जो बौद्ध धर्म की जो मूर्ति है, बुद्ध की जो प्रतिमा है, 1930 के समय में लेकर आए थे, दशक में उस समय लेकर आए थे, और वो भी रंगून से आई थी। रंगून भी आई थिंक म्यांमार में ही है, ठीक है। फ़ॉरेन से वहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर आई हुई है।
अब वो कह रहे हैं कि अगरतला में जो भी शूटिंग करने के बाद वो वही नेशनल हाईवे 44 से उन्होंने वापस पकड़ा और टिलिया मुरा कस्बे में पहुंच गए, जो कि एक बड़ा ही गांव हो गया है, यानी कि पहले से वो प्रोग्रेस कर चुका था गांव। और यहाँ पर उनकी मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से होती है, जो वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायक हैं। लोक गायक समझते हो ना, जो वहीं की बोली बोलते हैं, उसी जिधर वो प्रदेश में रहते हैं, जो कि 1996 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके हैं। मीन्स उनको एक पुरस्कार भी मिला है अकादमी की तरफ से। हेमंत जो है वो कोक बारोक बोली में गाते हैं, और ये जो बोली है ये वहाँ की ट्राइब्स की ही एक बोली है, ठीक है। उन्हीं में मतलब कि उनकी जो भी कबीलाई जितनी भी ट्राइब्स की बोलियाँ हैं उन्हीं में से एक है। वो कह रहे हैं कि जवानी के जब दिन थे तो तब वो पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे, यानी कि एक वो होते हैं ना कि जो हथियारबंद संघर्ष का रास्ता छोड़ चुके हैं। उन्होंने ऐसा भी बोला। मीन्स क्या बोलोगे, एक तरह से थोड़ा मैं गुंडा टाइप भी नहीं बोलूँगी, लेकिन जो मतलब शांति से अपनी बात नहीं समझाते हैं, मतलब कुछ एक गैंग, थोड़ी क्रांतिकारी टाइप लगा लो, या एक गैंग होता होगा। उस समय जवानी के दिनों में वो वहाँ पर एक मेंबर थे उनके, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब लेखक की मुलाकात उनसे होती है तब वो उसका रास्ता छोड़ चुके हैं। अब उन्होंने वो सब छोड़ दिया है और चुनाव उन्होंने लड़ा, इलेक्शन लड़ा और जिला परिषद के एक सदस्य भी बने थे। अब वो कह रहे हैं कि जिला परिषद ने वहाँ की जो उन्होंने इनकी यूनिट को, जो भी ये पूरी की पूरी टीम गई होंगी, लेखक की, कैमरामैन, ये सब, उन सबको एक खाने पर उन्होंने मतलब उनके लिए खाना आयोजन कराया था। खाने के लिए वो वहाँ गए। खाना एकदम सिंपल था, सीधा साधा था, और उन्होंने उसे बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें परोसा, मतलब अच्छी खातिरदारी की उनकी। अब वो कह रहे हैं कि भारत की जो मुख्य धारा में आई मुँहजोर और दिखावेबाज संस्कृति ने त्रिपुरा के जनजीवन को नष्ट नहीं किया है। मीन्स आज हमारा जो देश है उसके काफ़ी सारे हिस्से ऐसे हैं जो धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर अपनाते जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं त्रिपुरा जो है उन्होंने अभी तक संस्कृति को छोड़ा नहीं है, और वहाँ पर दिखावा ज़्यादा आया नहीं है, मतलब वेस्टर्न कल्चर अभी नहीं आया होगा। वो कह रहे हैं कि खाना खाने के बाद जब उन्होंने हेमंत कुमार से एक गाने का अनुरोध किया, सुनने की इच्छा प्रकट की, तो उन्होंने गाया भी सही। और गाया किसके ऊपर? अपने देश के ऊपर। हमारे देश की जो नदियां बह रही हैं, जो यहाँ पर ताजगी भरी हवा है, उसकी शांति के ऊपर उन्होंने एक उनको गीत गाकर सुनाया। त्रिपुरा में वो कहते हैं कि संगीत जो है उसकी जड़ें काफ़ी गहरी लगती हैं। बिकॉज ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बॉलीवुड में हम जो गाने सुनते हैं आज बॉलीवुड के, वहाँ पर एक बहुत ही फेमस संगीतकार हैं जिनका नाम है SD बर्मन। वो भी त्रिपुरा से ही बिलोंग करते हैं, और वो एक राजघराने परिवार से थे, मतलब राजाओं के परिवार से के उत्तराधिकारी ही हैं। कौन? SD बर्मन। अब देखिए, टिलिया मुरा शहर में उन्होंने अभी हेमंत से मुलाकात की थी। सेकंड पर्सन कौन है? वार्ड नंबर 3 में उनकी मुलाकात एक और गायक मंजू ऋषिदास से होती है। एक्चुअल में ऋषिदास वो कहते हैं कि मोची जो लोग होते हैं ना, शायद उनको कहा जाता है, उनके ही समुदाय का एक नाम है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने भी मोची हैं, ठीक है, सारे के सारे जूते बनाने का काम करें। तो इस समुदाय के कुछ लोगों की खास विशेषता ये होती है कि थाप यानी कि तबला होता है ना, थाप देते हैं आप, ढोलक है, तो ऐसे तबला या ढोल का भी बनाते हैं या उनका निर्माण करते हैं, मुरम्मत भी करते हैं, उन्हें बनाते भी हैं। और मंजू ऋषिदास जो थी वो एक अट्रैक्टिव, आकर्षक महिला थी, रेडियो कलाकार थी वो एक, और उसके साथ साथ वो नगर पंचायत में अपने वार्ड का, बच्चे वार्ड का मतलब अगर आप समझ रहे हो, जैसे ये सिटी लाइट एरिया है, तो सिटी लाइट एरिया के अंदर भी बड़े सारे उन्होंने पार्ट्स बांटे हुए हैं। तो उसको पार्ट्स में नहीं बांटते हैं, उसको वार्ड नंबर दिया जाता है, वार्ड नंबर 1, 2, 3 ऐसा करके, ठीक है। तो हर एरिया के वार्ड होते हैं, तो वो वार्ड नंबर 3 की मतलब वहाँ का प्रतिनिधित्व करती थी, ठीक है। वहाँ पर एक तरह से वो खड़ी हुई थी इलेक्शन के हिसाब से। वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने वार्ड की सबसे बड़ी ज़रूरत यानी कि पीने का पानी, उसकी ज़रूरत को उन्होंने, मतलब जो भी वहाँ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, उन्होंने उसे ख़त्म किया था।
और फिर वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो गलियाँ थी काफ़ी टूटी फूटी होंगी, वहाँ पर भी उन्होंने अच्छी पक्की गलियाँ, ईंटें वगैरह बिछा दी थी ताकि वो गलियाँ अच्छी हो जाए। क्लियर। और गांव में तो वैसे भी बहुत तकलीफ़ होती है सड़क की, तो उन्होंने उसका सही काम किया, भले ही वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। क्लियर है। दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए 2 गाने गाए थे और उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने भी उन गानों में शामिल होने की कोशिश की। अब ये क्यों बोला गया? क्योंकि जब वो गाना गा रही थी तो शायद लेखक उन्हें शूट कर रहे थे, तो उनके हस्बैंड को लगा शायद मेरा भी थोड़ा बहुत वीडियो में आ जाएगा चेहरा, इसीलिए उन्होंने गाने में आने की कोशिश की थी। अब जब गाना उन्होंने ख़त्म किया तो वो एकदम से तुरंत, देखिए वो एक तरह से गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं, है ना, मतलब कि वार्ड की प्रतिनिधित्व है। बाद में वो अच्छा गाना भी गाती हैं, रेडियो की कलाकार भी हैं। लेकिन जब उनके घर कोई गेस्ट आए हैं ऐसे शूटिंग करने के हिसाब से, तो उन्होंने उनका भी बहुत मान सम्मान किया। तुरंत वो एक गृहिणी के रूप में आ जाती हैं, उन्हें चाय नाश्ता कराती हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि मैं इस बात को लेकर के आश्वस्त हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि अगर वो किसी, हो सकता है उनके साथ ऐसा हुआ होगा जब वो नॉर्थ साइड किसी गांव में गए थे तो वहाँ पर ऐसा उनका खातिरदारी नहीं हुई होगी, या फिर जो अच्छी पोस्ट पे बंदा होगा वो सामने से नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। वो खुद ही हैं और खुद ही उनके लिए बना रही हैं चाय वगैरह, तो इसीलिए उन्होंने उनकी तारीफ़ की है। वो कह रहे हैं कि उत्तर भारत में ऐसा पॉसिबल उनको नहीं, मतलब कि पॉसिबल तो कह नहीं बोलेंगे, वहाँ उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि स्वच्छता के नाम पर एक नई किस्म की अछूत प्रथा आज भी वहाँ चलन में है। यानी कि जो छोटी जाति के लोग होते हैं, वहाँ के लोग उनसे खाना पीना लेना भी छोटी जाति के, उनके हाथ से खाना भी नहीं खाते हैं। नॉर्थ साइड में आज भी ऐसा होता है, लेकिन त्रिपुरा में ऐसा नहीं है। भेदभाव जैसी भावना उन्हें, लेखक को दिखाई नहीं दी है। क्लियर बच्चे। अब वो मंजू ऋषि दास हैं, उनसे मिलने के बाद अब वो त्रिपुरा के एक हिंसाग्रस्त यहाँ पर यानी कि लड़ाई झगड़ा होता है उस इलाके में जाते हैं। और वहाँ पर जाने के लिए जो भी उनका वो जो सबसे लास्ट पड़ाव था वो टिलिया मुराही था, जहाँ से वो निकल कर आ गए हैं। दोनों सिंगर से भी मिले ना वो। तो अब उन्होंने वापस से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी कि नेशनल हाईवे पकड़ा और 83 किलोमीटर यानी कि मनु तक की यात्रा, टिलिया मुरा से मनु तक की जो यात्रा थी उनकी, हाँ, वो उसके दौरान उन्होंने ट्रैफिक सीआरपीएफ की सुरक्षा में काफ़िलों की शक्ल में चलता है। मतलब अब वो हिंसाग्रस्त अगर इलाका है जहाँ मारधाड़ रोटी है या फिर जो भी है बाहर के जो भी क्या बोलते हैं ना, हमने बोला ही था बांग्लादेश से भी लोग आ जाते हैं वहाँ से, तो वहाँ पर थोड़ी सी सेना भी तैनात रहती है वहाँ पर। यस, तो उन्होंने उनके अंडर में जितने ये लेखक हैं या उनके जो भी साथी हैं उनके साथ उनके ही अंडर में वो वहाँ पर सीआरपीएफ जवान का जो काफ़िला यानी कि ग्रुप जो है उस रूप में चलता रहता है। मतलब अच्छी प्रोटेक्शन रहती है वहाँ पर सैनिकों की। तो वहाँ की जो मुख्य सचिव हैं आईजी सीआरपीएफ से लेखक ने निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम घेरेबंदी में यानी कि सीआरपीएफ के जवान के पूरे ऐसे घेरेबंदी में चलना नहीं चाहते हैं। वो ऐसे नहीं चलना चाहते कि लोग उनको घेर करके चलें और वो आगे चलें, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत शूटिंग का भी करनी थी तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाता। तो उन्होंने स्टार्टिंग में तो थोड़ा उनको मना किया, नानकुर किया। वो भी प्रोटेक्शन क्यों दे रहे थे? क्योंकि वहाँ पर किसी के ऊपर भी हमला हो सकता था, इसीलिए वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना। लेकिन इन्होंने जब इनको रिक्वेस्ट की तो वो मान गए। और लेकिन उन्होंने शर्त क्या रखी थी कि मुझे यानी कि लेखक और कैमरामैन जो हैं वो सीआरपीएफ की हथियारबंद गाड़ी में ही चलेंगे। मतलब ऐसी गाड़ी में जहाँ पर हथियार रहेंगे। क्लियर। और यह काम हमें अपने जोखिम पर करना होगा। मीन्स अगर कल को उन्हें कुछ हो जाता है इसमें सीआरपीएफ की कोई जवाबदारी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने खुद रिक्वेस्ट करके बोला है अलग से चलना चाहते हैं। अब जो है वो बोल रहे हैं कि काफ़िला जो है नेक्स्ट डे नहीं सेम डे दिन में 11 बजे के आसपास चलना शुरू हुआ। और वो बोल रहे हैं कि शूटिंग के दौरान वो इतने ज़्यादा बिजी थे लेखक कि उस समय उनके मन में किसी प्रकार का कोई डर ही नहीं था। डर किस चीज़ का? क्योंकि वो एक हिंसाग्रस्त इलाके में थे, तो कहीं ना कहीं एक भय भी होता है ना कि कहीं कोई हमला नहीं हो जाए। उनको डर था ही नहीं, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे। फिर वो बोल रहे हैं कि
उनको जो सुरक्षा प्रदान कर रहे थे सीआरपीएफ के जो भी कर्मी थे, उन्होंने अचानक से उन्हें एक निचली पहाड़ियों पर इदारतन रखे 2 पत्थरों के ऊपर उनका ध्यान आकर्षित किया। मीन्स उन्हें इशारा करके कुछ पत्थरों के बारे में बताया। और उसका रीज़न क्या था, वो कह रहे हैं कि इस जगह पर 2 दिन पहले हमारे एक ही जवान को विद्रोहियों के द्वारा मार गिराया गया है। अब जब उन्होंने ये बात सुनी, अब उनके मन में थोड़ा सा डर बैठ गया। ठीक, तो एकदम से उनकी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। मीन्स वो बहुत ज़्यादा डर गए। मनु तक की अपनी जो भी बाकी की यात्रा थी, वो मनु वाला इलाका ही था ना, उनकी जो भी शेष यात्रा थी, वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल ही नहीं पाए। मतलब ये जो सीआरपीएफ जवान की मृत्यु हुई है वहाँ पर, तो ये उनके दिमाग में बात घूम ही रही थी। ठीक है, वो निकाल ही नहीं पाए। और फिर हम घेरे हुए सुंदर और अन्यथा शांतिपूर्ण प्रतीत होने वाले, मतलब कि वो जो जंगल था बहुत ही सुंदर था, शांति वाली जगह थी, लेकिन किसी जगह बंदूकें, मतलब उन्हें ये फ़ील हुआ कि कहीं से कोई भी, इतनी शांति थी, कोई भी बंदूक लिए हुए विद्रोही निकल कर बीच में से आ सकता है और उन पर हमला कर सकता है। ये दिमाग में उनके बात चल ही रही थी। मीन्स वो पूरा रास्ता डरे रहे इस बात को लेकर के। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि त्रिपुरा की जो मेन वहाँ पर नदियाँ हैं, जो प्रमुख नदियाँ हैं, तो एक मनु नदी के किनारे पर स्थित मनु का एक छोटा सा कस्बा है। कस्बा क्या होता है बच्चे? शहर नहीं होता है, गांव भी नहीं होता है। गांव से अपग्रेड होता है, लेकिन शहर से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है ना। तो जब वो मनु नदी को पार करने वाले पुल पर पहुंचे थे, तो सूर्य जो था वो मनु के जल में, मनु यानी कि मनु नदी के जल में, ठीक, उस नदी के जल में अपना सोना उड़ेल रहा था। मीन्स उसकी जो किरणें हैं सूरज की, वो उस पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपना वो गोल्डन फील हो रहा होगा ना उनको, इसीलिए उन्होंने उसको सोने का नाम दिया है। फिर है वहाँ उन्होंने एक काफ़िला भी देखा, ग्रुप देखा। किस चीज़ का? एक साथ बंधे हज़ारों का बाँसों का एक काफ़िला किसी विशाल ड्रैगन जैसा दिख रहा था। बाँस समझते हो, लकड़ी को कहते हैं ना, यस। तो लकड़ियों का एक बहुत बड़ा जत्था दिखा होगा उन्हें, और इस ढंग से रखा हुआ था जैसे कि कोई ड्रैगन जैसा उनको प्रतीत हो रहा था। और वो जो बाँस का जो काफ़िला है वो नदी के साथ बहता हुआ चल रहा था। और जब डूबता हुआ सूरज, उसकी किरणें जो थी वो जब उसके ऊपर पड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि उसकी जो रोशनी है वो उसे सुलगा, मतलब जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी कैसा लगेगा? मतलब मान लो कि आग की तरह सुलगा रही थी, तो वैसा ही लगेगा ना। तो वैसा फील हो रहा था। फिर है हम ये जो लेखक है और उनका जो काफ़िला जो चल रहा था, उसको प्रोटेक्शन सीआरपीएफ के जवान दे रहे थे। फिर वो कह रहे हैं कि एक समूची कंपनी के उलट, उसके अपोजिट, इसकी सुरक्षा का काम, इसकी किसकी? वो जो काफ़िला है बाँस की लकड़ियों का, उसका जो सुरक्षा का काम था केवल 4 व्यक्ति ही संभाल रहे थे। ठीक है। अब वहाँ से निकलने के बाद ये लोग त्रिपुरा ज़िले के उत्तरी यानी कि नॉर्थ साइड में आ जाते हैं, जहाँ पर घरेलू गतिविधियाँ होती हैं। घरेलू यानी कि जो घर पर ही कुछ लोग बिज़नेस करते हैं, जो कि इनका अगरबत्तियों के लिए बाँस की पतली सीकें तैयार करना। आप अगरबत्ती देखते हैं, उसके एकदम लास्ट में एकदम पतली पतली लकड़ियाँ लगी होती है ना, तो उसको तैयार करने का काम वहाँ किया जाता है। घरों में ही वो लोग करते हैं, और उनको बनाने के लिए ये लोग उसे कर्नाटक और गुजरात में भी बेचते हैं। फिर है वो बोल रहे हैं कि उत्तरी त्रिपुरा ज़िले का जो मुख्यालय है, मतलब मेन जो उसका जहाँ पर सारा हैंडल होता है काम, वो कैलाश शहर में होता है। ठीक, और जो कि बांग्लादेश की सीमा से काफ़ी टच में पड़ता है। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि बांग्लादेश से 3 हिस्से जो हैं, है ना, उसमें कैलाश नगर भी एक शहर आया था, तो एकदम उसके 2 किलोमीटर के आसपास ही था, ऐसा कुछ था ना। फिर अब वो वहाँ के एक जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डीसी जिसको कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, उससे मिलते हैं, और उनको जान पहचान करने के बाद पता लगता है कि वो केरला के ही से बिलोंग करते हैं, और वो काफ़ी बोलने में काफ़ी तेज़ तरार थे, फटाफट बोलते थे, मिलनसार थे, यानी कि मित्र अच्छे से घुल मिल जाते हैं, और फिर बड़े ही एक्टिव थे, उत्साही व्यक्ति थे। जब वो उनके साथ चाय पीने बैठते हैं, तब वो वहाँ पर उन्हें टीपीएस की खेती के बारे में, जो कि त्रिपुरा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके बारे में डिटेल में बताते हैं। खासकर वो कह रहे हैं कि उत्तरी ज़िले में ही इसको बहुत ज़्यादा सफलता मिली है, यानी कि त्रिपुरा पूरा है, लेकिन नॉर्थ साइड में टीपीएस की बहुत ज़्यादा फेमस कही गई है।
और उसके लिए उन्होंने बोला कि उसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चे, टरू पोटैटो सीड्स, यानी कि आलू को उगाने के लिए जिन बीजों की ज़रूरत पड़ती है ये उसमें काम आता है। तो फिर वो कह रहे हैं कि नॉर्मली अगर हम आलू को उगाते हैं तो उसके लिए हमें 2 मीट्रिक प्रति हेक्टेयर इतने प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत पड़ती है बच्चे। हेक्टेयर एक एरिया हो गया, और 2 मीट्रिक टन होता है 100 kg, और मीट्रिक का मतलब इंटू 10 कर दीजिए, यानी कि 2000 किलो की ज़रूरत पड़ती है प्रति हेक्टेयर भूमि के लिए अगर हम नॉर्मल सीड्स का प्रयोग करते हैं आलू को बोने के लिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हम दूसरी तरफ TPS को यूज़ करते हैं तो हमें केवल 100 ग्राम की ज़रूरत पड़ती है। कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कहाँ 2000 kg है, और दूसरी तरफ अगर हम TPS को यूज़ करते हैं तो केवल वो 100 ग्राम है। उतने में ही प्रति हेक्टेयर में वो आलू की बुआई की जा सकती है। अब वो कह रहे हैं कि इसका निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट करना, ठीक है। आयात मतलब इंपोर्ट होता है। तो इसका एक्सपोर्ट अब पहले तो असम, मिज़ोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को किया जाता था TPS का। अब तो वो बोल रहे हैं कि बांग्लादेश, मलेशिया, वियतनाम को भी वो लोग करने लग गए हैं। कलेक्टर यानी कि वहीं के जो DC थे, उन्होंने एक और दूसरे ऑफिसर से मिलवाते हैं कि ये हम लोग को मुराई गांव में ले जाएं, क्योंकि मुराई गांव में ही मेन उसका स्थान है जहां पर TPS की खेती की जाती है। क्लियर। अब बच्चे वहां की जो DC हैं उनसे पूछते हैं कि क्या आप ऊनाकोटी में शूटिंग करना पसंद करेंगे। तो लेखक जो है उनको ये नाम जो है वो सुना सुना सा लगता है, जाना पहचाना सा, और लेकिन वो अच्छे से उसके बारे में जानते नहीं थे। तो उन्होंने बताया कि ये जो स्थान है ऊनाकोटी, आज पूरे हिंदुस्तान में जितने भी शिव के स्थान हैं बड़े बड़े, तो ये बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है, उनमें से ही एक माना जाता है। ये शैव का तीर्थ है। शैव का मतलब होता है बच्चे जहाँ शिव के भक्त को शैव कहा जाता है, तो यानी कि शिव जी का एक स्थल है ये, ठीक है, तीर्थ स्थल है। तो वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे वो उसके बारे में बता रहे थे, लेखक के मन में भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, उत्सुकता बढ़ रही थी। और उन्होंने बताया कि ये जंगल के अंदर डीप में जा कर के है, बहुत अंदर जा कर के है। भले ही अगर इसकी हम देखें कि वो कितना डीप है, ये 9 किलोमीटर तक अंदर जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो उसके बारे में सुन रहे थे, उनके ऊपर ऊनाकोटी का जो रंग था वो चढ़ चुका था। मीन्स उनको वो बहुत एक्साइटेड सा लग रहा था कि वो जानने के लिए बेताब से थे उसको। टिलियामुरा और मनु तक की जो उनकी यात्रा उन्होंने कंप्लीट की थी, जहाँ से वो सबसे मिले थे, फिर मनु तक यानी कि CRPF जवान तक गए थे, है ना। तो वहाँ तक की यात्रा करने के बाद वो अंदर से थोड़े से साहसी हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर एक बंदे की मृत्यु के बारे में भी सुना था ना। तब उनको धीरे धीरे ऐसे लग रहा था कि वो जंगल में भी जाएंगे तो उन्हें डर वाली बात नहीं है, तो वो साहसी फील कर रहे थे। तो उन्होंने पूरा क्लियर कर लिया कि वो ज़रूर वहाँ जाना चाहेंगे, ऊनाकोटी वाली जगह पर, और अगर पॉसिबल हो सका तो वो वहाँ पर शूटिंग करना भी पसंद करेंगे। तो DC ने जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने उनके लिए सारे के सारे प्रोग्राम तय कर दिया, इंतज़ाम किया, और वहाँ पर उनको लंच कराने की भी पूरी की पूरी व्यवस्था कर दी। ये लोग वहाँ पर 9 बजे पहुँच जाते हैं, लेकिन इनको वहाँ पर 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि जो सूरज की जो रोशनी है वो सूरज जो है वो पहाड़ों के पीछे था, वो पूरी तरह से अभी ऊपर उठकर नहीं आया था, तो उस वजह से वहाँ पर काफ़ी अंधेरा छाया हुआ था। तो जब सूरज जो है उसकी रोशनी धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है तो लगभग 10 बजे के आसपास, क्योंकि वहाँ मौसम भी ऐसा था, प्लस पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, तो सूरज दिखाई नहीं दे रहा था उन्हें। तो 10 बजे के आसपास सूरज की रोशनी पहुँचती है, फिर ये अपनी यात्रा को वहाँ पर शुरू करते हैं। अब बच्चे वो बोल रहे हैं कि ऊनाकोटी का मतलब क्या है। 1 कोटि मतलब 1 करोड़, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, 1 करोड़ में 1 कम, 1 नंबर कम। वहाँ की जो दंत कथा है, मीन्स दंत कथा होता है कि जो मुंह से सुनी हो आपने, लोगों ने बताई हो, कहा हो, उसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर शिवजी की 1 करोड़ से 1 कम मूर्तियाँ हैं। और वहाँ के विद्वान मानते हैं कि ये जो जगह है वो 10 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा के इलाके में फैली हुई है। और जब पाल का शासन था, यानी कि
राजा लोग जब यहाँ शासन कर रहे थे, जब पाल वाले राजा जो है उनके वंशज जब शासन कर रहे थे, तो 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक, यानी कि 300 सेंचुरीज़ उन्हीं का ही शासन चल रहा था। तो 300 वर्षों में बहुत चहल पहल भी रहा करती थी, यानी कि काफ़ी लोग यहाँ आया जाया करते थे। अब वो कह रहे हैं कि पहाड़ों को अंदर से ही काट कर, मतलब पहाड़ों को ही काट काट कर अगर मूर्तियाँ बनाई जाए, जैसे कार्विंग कहते हैं, सुना होगा आपने, है ना। दीवारों को ही काट कर मूर्ति बना दी जाती है, अलग से कुछ नहीं, ठीक है, पत्थरों को काट कर। तो यहाँ पहाड़ों को काट कर एक विशाल सा पहाड़ था, उसे काट कर शिव जी का चेहरा बनाया हुआ है, और बाकी के 2 पहाड़ों को काट कर वहाँ पर शिव जी की जटाएँ दिखाई हुई हैं। अब ये ऐसा क्यों दिखाया गया है? एक कहानी है कि गंगा को धरती पर उतारा कैसे गया था। राजा भगीरथ की कहानी है। तो उन्होंने जब रिक्वेस्ट की थी कि गंगा को धरती पर लाया जाए, तो डायरेक्ट अगर गंगा जो है सीधा धरती पर आती तो उससे क्या होता, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी तो वो सीधा पाताल लोक में चली जाती, पृथ्वी पर ठहरती ही नहीं। तो इसके लिए शिवजी भगवान को रिक्वेस्ट किया गया था कि पहले आप उन्हें अपनी जटाओं में लें और फिर धीरे धीरे उसे धरती पर उतारें। इसीलिए शिव भगवान ने पहले गंगा को अपनी जटाओं में लिया। आपने अभी जो भी मूर्ति शिवजी भगवान की देखी होगी तो वो पानी निकलता हुआ आपने देखा होगा, तो वो गंगा है, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो जो मूर्ति उन्होंने बनाई है पहाड़ों पर, एक में उनका चेहरा है, 2 पहाड़ों को लेकर उनकी जटाएं दिखाई गई हैं कि जैसे कि गंगा उनकी जटाओं में समाई हुई है, इस तरह की वहाँ। और ये पूरे भारत के अंदर शिव की सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। आधार मूर्ति यानी कि जो पहाड़ पर ही बनाई गई हो, अलग से कोई मूर्ति रखी नहीं है, पहाड़ को काट कर बनाई गई है। क्लियर है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से एक जल प्रपात भी बहता रहता है, यानी कि झरना, वाटरफॉल होता रहता है, और उसे भी उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगा नदी को पवित्र माना जाता है। और पूरा जितना भी ये बड़ा इलाका है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ये पूरा इलाके देवी देवताओं की मूर्तियों से ही भरा हुआ है। मीन्स यहाँ पर काफ़ी सारी पत्थरों की या फिर डायरेक्ट पहाड़ों पर उनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। क्लियर है। अब वो कह रहे हैं कि जितनी भी यहाँ मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, आज तक किसी को पता नहीं लगा है कि इनको बनाने वाला कौन था, इनके निर्माता कौन है, ऐसा कहीं पर भी क्लियर नहीं है। लेकिन वहाँ की जो रहने वाले आदिवासी हैं वहाँ, उनका ऐसा मानना है कि इन सब मूर्तियों को बनाने वाला जो था वो कल्लू कुमार ही था। ठीक। अब कल्लू कुमार कौन है? एक्चुअली में वो एक पार्वती का बहुत बड़ा भक्त था, और वो शिव और पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर जाने की इच्छा रखता था। अब पार्वती का भक्त है तो पार्वती को अच्छा ही लगेगा कि वो चले, भक्त है। उन्होंने शिव भगवान से इस चीज़ के लिए प्रार्थना की कि वो कल्लू कुमार को कैलाश पर्वत पर ले आए, लेकिन वो शायद शिव उनको पसंद करते नहीं होंगे। तो उन्होंने एक बार मान तो गए वो, ठीक है, हम उसको कैलाश पर्वत ले आएंगे, लेकिन उसके लिए उन्होंने कल्लू कुमार के सामने एक शर्त रख दी कि तुम्हें एक रात के अंदर अंदर 1 करोड़ शिव भगवान की मूर्तियाँ बनानी पड़ेंगी। चैलेंज दिया उसको, और वो भी मतलब कि अपनी धुन का पक्का था, अपना इरादा मतलब उसने लिया कि हाँ मैं बना दूंगा। तो उसने बनाना जब स्टार्ट किया तो मूर्तियों में केवल 1 मूर्ति कम रह गई थी। अब शिव भगवान को मौका मिल गया उसको बहाना बनाने का कि वो उसको नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि 1 मूर्ति कम निकलने की वजह से उन्होंने उसे कल्लू कुमार को और उसकी मूर्तियों के साथ उसे वहीं पर छोड़ दिया और अपने साथ कैलाश पर्वत नहीं ले गए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इस जगह की जैसे ही शूटिंग कंप्लीट हुई, अब आपने ये तो समझ लिया होगा इस चैप्टर का नाम ऐसे क्यों पड़ा है, कल्लू कुमार की ऊनाकोटी, क्लियर हो गया। अब वो कह रहे हैं कि जब वो इसकी शूटिंग ख़त्म करते हैं ऊनाकोटी की, तो लगभग 4 बज जाते हैं, और अचानक से वहाँ पर एकदम बादल घिर आते हैं, और सूरज जो है वो एकदम से कहीं छिप जाता है, अंधेरा सा छा जाता है। और फिर लेखक और उसके जितने भी साथी हैं, अब शूटिंग का काम कर रहे हैं तो सामान तो बाहर निकला होगा, तो सब अपने अपने उपकरण यानी कि जो भी है, कैमरा है, जो भी चीज़ें हैं वो सब समेटने में लग जाते हैं। और बादलों की सेना गर्जन तर्जन के साथ, मीन्स बादल बहुत अचानक से एकदम से आ जाते हैं और एकदम गड़गड़ाहट के साथ बरसने से लगते हैं। ऐसा लगता है कि अब शिव जी का स्थान है, तो उन्होंने शिव का ही नाम लिया कि शिव जी ने मान लो कि तांडव स्टार्ट कर दिया है। शिव जब एकदम गुस्से में आते हैं वो सब एकदम डांस करते हैं, तो तांडव शुरू हो गया था, ऐसा उन्हें कुछ प्रतीत होता है। अब वो कह रहे हैं कि जैसा कि 3 साल बाद जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आ गया
3 साल बाद ठंड के समय, जाड़े के समय जो उन्होंने सीन देखा था, इतनी गड़गड़ाहट, बादलों का मतलब कि बरसना, बिजली का चमकना, सेम वैसा ही सीन था जैसा कि उन्होंने ऊनाकोटी में देखा था। तभी वो उस सीन को देख कर के ऊनाकोटी की यादों में डूब से गए थे। क्लियर है चैप्टर? कुछ डाउट है? क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर ही लेते हैं, अभी स्टार्ट करिए।